मानपुर नामक गांव में गोपी नाम का धोबी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजर बसर किया करता था। बहुत भूख लगी है, क्या पकाया है खाने में? दाल और रोटी बनाया है। रोज दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं बना सकती? आंगन से मुर्गी उठा के काट लिया कर। अच्छा, अब हो गया सो हो गया, अब खा भी लो, कल मुर्गा पकाकर दे दूंगी। बहुत रात हो चुकी है, अब जल्दी से सो जाओ, बहुत सारे कपड़े हैं, कल धोबी घाट भी जाना है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। गोपी हर रोज की तरह प्रातःकाल उठकर दिनचर्या के लिए बाहर निकलता है। तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गा उठकर अंगड़ाई लेता है तो सूखे हुए पत्ते नीचे गिरने लगते हैं। इतने में नीचे बैठे हुए मुर्गे की नींद खुल जाती है। तब वो कहता है, कौन है ऊपर घमंडी? पता नहीं चलता कि नीचे कोई सो रहा है। जान जाओगे तो मेरे आगे सिर झुकाओगे। क्या है तेरी खासियत? मेरी खासियत, जो भी मुझे खाएगा वो इस देश का राजा बन जाएगा। अरे वाह, इसका तो मैं ही खाऊंगा और इस देश का राजा बन जाऊंगा। इतनी छोटी सी बात है और इस पे इतना गुरूर करते हो। मेरी खासियत जानने की तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। सामने वाली की खासियत जान ले फिर बोला कर। तुझे खाएगा तो सिर्फ राजा बनेगा और मुझे खाएगा तो चक्रवर्ती सीधे ही बन जाएगा। अरे वाह, मेरी किस्मत इतनी अच्छी। अब तो मैं राजा क्या बनूंगा, मैं तो सीधे चक्रवर्ती बन जाऊंगा। मैं ऊपर वाले ही मुर्गे को खा लेता हूँ। गोपी पीछे से पेड़ पर चढ़कर ऊपर वाले मुर्गे को पकड़कर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और उसे बनाने को कहता है। उसकी पत्नी मुर्गे को अच्छी तरह से साफ कर उसे पका लेती है और एक मटके में डालकर वो दे देती है और दोनों साथ में कपड़े उठाकर धोने के लिए घाट पर चली जाती है। अरे सब्जी की महक से तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पहले खा लेते हैं फिर कपड़े धोएंगे। नहीं, पहले कपड़े धो लेते हैं फिर तुम खा लेना, वरना तुम्हें आलस आ जाएगा और तुम उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाओगे। बिल्कुल नहीं, पहले कपड़े धोते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह दोनों कपड़े धोने लगते हैं। इतने में नदी में तेज बहाव होने के कारण उसके मटके को बहाकर ले जाता है और दोनों वहीं पर खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, पका पकाया खाना मेरे मुंह तक नहीं आया। कैसी किस्मत लेकर आया हूँ और कपड़े के साथ मटके को भी बहा ले गया है। उस घटना से चिंतित होकर दोनों मियाँ बीवी घर लौट जाते हैं। उसी समय उसी नदी में 1 मील दूर वीर सिंह राजा के हाथी को लेकर हाथीवान किशन अपने हाथी को लेकर उसी नदी में स्नान के लिए आया था। इतने में उसकी नज़र पानी में बहता हुआ एक मटके पे पड़ा। वो मटका पकड़कर उसने खोला और उसे देखा कि उसकी महक इतनी अच्छी और पका पकाया मीट। उसे तुरंत किनारे में जाकर खाने लगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद महाराज, हमें खबर दे गया है कि पड़ोसी गांव के राजा हम पे ढाबा बोलने आ रहे हैं। अच्छा, फिर सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। महाराज हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में वो आ जाते हैं। महाराज बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, आप मेरी जगह पे आ जाइए और मैं आपकी जगह पे चल जाता हूँ, क्योंकि ताकि लोग आप पे प्रहार करे तो वो राजा समझकर मुझे मार दे, आपको नहीं। आपका सुरक्षित रहना इस राज के लिए उचित होगा। कृपा करके मेरी जगह पर आप आ जाएं। राजा किशन हाथीवान की बातों को मान लेता है और उनकी जगह पर वो खुद आ जाते हैं और उनकी जगह पर वो हाथीवान। देखो महाराज हमारी तरफ आ रहे हैं। पहले इस हाथीवान को मारो, फिर महाराज को मारना आसान हो जाएगा। शत्रु के सैनिक महाराज के ऊपर प्रहार कर हाथीवान बने हुए महाराज को मार डालते हैं। सभी सैनिक महाराज को मरते हुए देखकर हाहाकार करने लगते हैं। इतने में महाराज बना हुआ हाथीवान किशन सभी सैनिक से कहते हैं, सैनिकों डरो मत, विजय हमारी होगी, आक्रमण करो। किशन ने एक राजा की भांति युद्ध मैदान में युद्ध किया और सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। पड़ोसी राजा के राजा को मार गिराया। सभी शत्रु भाग गए। राजमहल महाराज के बगैर खाली था और सभी इसी पर बातें कर रहे थे। अब इस गद्दी पर कौन बैठेगा? महाराज किसे बनाया जाए? राजा के भेष में किशन ने शत्रुओं का संहार किया।
मेरे ख्याल से उसे ही राजा बनाया जाए, ये मेरी सोच है। इस तरह सभी की सहमति से अपना हाथीवान किशन चक्रवर्ती राजा बन जाता है।